नमस्कार दोस्तों, श्री राम क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम जनरल साइंस सामान्य विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं। जनरल साइंस में हम जानते हैं कि जनरली 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये तीनों सब्जेक्ट हम अच्छे से पढ़ेंगे ताकि कोई भी कंपटीशन हो, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो हम आसानी से कर सकें। सबसे पहला सब्जेक्ट हम उठाएंगे बायोलॉजी, जिसे हम कहते हैं जीव विज्ञान। और आज का जो लेक्चर होगा वो एक इंट्रोडक्टरी क्लास होगी, जिसमें जीव विज्ञान बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें अपने देखेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अपना जो सब्जेक्ट है वो है साइंस। सब्जेक्ट का नाम क्या है? साइंस। तो देखो दोस्तों, पहला पॉइंट ही अपना ये बनता है, साइंस जिसे हम कहते हैं विज्ञान, जिसे हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ये जो साइंस वर्ड है वो एक वर्ड से बना है जिसका नाम है सिंटिया। जिसका नाम क्या है? सिंटिया। ये एक सिंटिया वर्ड से बना है और ये जो वर्ड होता है ना, वो एक लैटिन वर्ड है, एक लैटिन भाषा का शब्द है। तो देखो एक क्वेश्चन बनता है, साइंस जो वर्ड है वो लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो उसका आंसर होता है सिंटिया से। साइंस जो शब्द है वो लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो उसका आंसर होता है सिंटिया। इस सिंटिया का मतलब होता है टू नो या नॉलेज। मतलब इस सिंटिया का मतलब क्या है? जानना या जानकारी, या जानकारी। कहने का मतलब है हमारे भौतिक जगत में जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही है उसका क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान ही क्या है? विज्ञान है। उसका सिस्टमैटिक नॉलेज ही क्या है? साइंस है। तो यहाँ पे अपने ने साइंस का मतलब समझा है। साइंस एक लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से बना है, जिसका मतलब होता है जानना या जानकारी। हमारे भौतिक जगत में जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही है उसकी क्रमबद्ध तरीके से जानकारी ही क्या है? विज्ञान है। उसका सिस्टमैटिक नॉलेज ही क्या है? साइंस है। यहां तक बात आपको समझ में आई? आगे देखो, यहां से कुछ और अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है कि फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ साइंस जिसे हम कहते हैं विज्ञान का पिता, विज्ञान का पिता कौन है? तो उसका आंसर आप क्या दोगे? तो उसका आंसर होता है गैलीलियो, गैलीलियो गैलीली। क्या आंसर दोगे? गैलीलियो गैलीली। इसे हम विज्ञान का, साइंस का फादर कहते हैं। और इसी गैलीलियो गैलीली ने दूरदर्शी यानी माइक्रोस्कोप, इसी गैलीलियो गैलीली ने दूरदर्शी यानी टेलीस्कोप की क्या की थी? खोज की थी। माइक्रोस्कोप तो सूक्ष्मदर्शी हो जाता है। इसने किसकी खोज की थी? दूरदर्शी की खोज, मतलब इसने इसका आविष्कार किया था। तो क्या बात बताई? विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? गैलीलियो गैलीली को कहा जाता है। ये गैलीलियो गैलीली वही है जिसने दूरदर्शी टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। यहां तक बात आपको समझ में आई? और यहीं से एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। यही क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए, फादर ऑफ इंडियन साइंस, इंडियन साइंस मतलब भारतीय विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? भारतीय विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? तो उसका आंसर आप क्या दोगे? तो उसका आंसर होता है जगदीश चंद्र बोस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जगदीश चंद्र बोस को कहा जाता है। ये बातें दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आई होगी, आई थिंक। तो क्या बात बताई मैंने कि जो साइंस है, साइंस उसका पिता, उसका जनक कौन है? गैलीलियो गैलीली। इसी गैलीलियो गैलीली ने दूरदर्शी टेलीस्कोप का आविष्कार किया था
और भारतीय विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? जगदीश चंद्र बोस को कहा जाता है। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए, साइंस जो विज्ञान है उसको मेनली मुख्यतः हम 4 शाखाओं में विभाजित करते हैं। साइंस को हम 4 ब्रांच में क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। वो 4 शाखाएं, वो 4 ब्रांचें कौन सी हैं वो देखते हैं, जिनमें पहले नंबर पर आती है फिजिक्स, फिर है केमिस्ट्री, फिर है बायोलॉजी और 4th नंबर पर आती है मैथमेटिक्स। अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे साइंस का फादर गैलीलियो गैलीली था, तो इन चारों का फादर किसको बोलेंगे? जैसे फिजिक्स का फादर कौन, या भौतिक विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? रसायन विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? गणित का जनक किसको कहा जाता है? फादर किसको कहा जाता है? तो ये भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए दोस्तों, आगे चले हम, तो अपना जो पॉइंट था वो क्या था? साइंस। अपने ने एक वर्ड साइंस पकड़ा है, इनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। साइंस में मेनली अपने को पता है कितनी ब्रांच है? 4 ब्रांच है। कौन कौन सी है? एक है आपके फिजिक्स, एक है फिजिक्स, एक है आपके केमिस्ट्री, ठीक है, और एक आपके आती है बायोलॉजी, और एक आपके आती है मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथ्स भी कह सकते हो। तो एक आपके कौन सी हो गई? एक हो गई आपके भौतिक विज्ञान, एक हो गई आपके रसायन विज्ञान, एक हो गई आपके जीव विज्ञान, और एक हो गई आपके गणित, जिसे हम मैथ्स या मैथमेटिक्स बोलते हैं। तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं अच्छे? इसमें से पहला क्वेश्चन आपके बनेगा कि भौतिक विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? तो उसका आंसर होता है न्यूटन को। किसको बोलते हैं हम? न्यूटन को भौतिक विज्ञान का पिता कहते हैं। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का पिता या जनक किसको कहा जाता है? तो उसका आंसर होता है लेवाशिय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लेवाशिय। इसे हम लेवोइजियर के नाम से जानते हैं। लेवाशिय बोल दो, लेवोइजियर बोल दो, एक ही बात है। फिर बात आती है बायोलॉजी, जीव विज्ञान, इसका जनक किसको कहा जाता है? तो उसका आंसर होता है अरस्तु। किसको कहा जाता है? अरस्तु, जिसे हम एरिस्टोटल के नाम से जानते हैं। अरस्तु को इंग्लिश में एरिस्टोटल कहा जाता है। मैथ्स की बात करें तो इसका जनक किसको कहा जाता है? तो उसका आंसर होता है आर्कमिडीज को। किसको कहा जाता है? आर्कमिडीज को। आर्कमिडीज को हम गणित का पिता कहते हैं। तो एक बार छोटा सा रिवीजन कर देता हूं मैं। आपने देखा जो साइंस है वो एक लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से बना है, जिसका मतलब होता है जानना या जानकारी। विज्ञान का पिता कहा जाता है गैलीलियो गैलीली को। भारतीय विज्ञान का पिता कहा जाता है जगदीश चंद्र बोस को। और ये गैलीलियो गैलीली वही है जिसने दूरदर्शी टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। विज्ञान को, साइंस को हम मुख्यतः 4 शाखाओं में विभाजित कर देते हैं: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित। 4 ब्रांच कौन कौन सी है? साइंस को अपने ने मेनली चार ब्रांचों में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी है? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित। जिसमें भौतिक विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? न्यूटन को, सर आइजैक न्यूटन को। रसायन विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? लेवाशियर को, लेवोजियर को। इसका पूरा नाम होता है एंटोनी लेवोजियर। आप लेवोजियर के नाम से इसको याद रखना। जीव विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? अरस्तु को, एरिस्टोटल को। और गणित का पिता किसको कहा जाता है? आर्कमिडीज को कहा जाता है। तो यहां तक आपको बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम अपना सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे बायोलॉजी। इन चारों ब्रांच में सबसे पहली ब्रांच उठाते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है, उनसे रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्टरी बातें देखते हैं, कुछ खास बातें देखते हैं। फिर अपने
जो बायोलॉजी में सबसे पहला चैप्टर उठाएंगे वो होगा ह्यूमन न्यूट्रिशन, मानव पोषण। तो देखिए दोस्तों, अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी, जिसे हम कहते हैं जीव विज्ञान। बायोलॉजी, जीव विज्ञान। दोस्तों, बायोलॉजी है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। किस किस से? बायोस और लोगोस से। बायोलॉजी मेनली दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस से, जिसमें बायोस का मतलब क्या होता है? बायोस का मतलब होता है लाइफ, जिसे हम बोलते हैं जीवन, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, जिसे हम बोलते हैं अध्ययन। क्या बात बताई दोस्तों मैंने? बायोलॉजी जो जीव विज्ञान है वो मेनली दो शब्दों से मिलकर बना है। वो दो शब्द कौन कौन से हैं? बायोस और लोगोस। इन दोनों को मिला के बायोलॉजी वर्ड बना है। बायोस का मतलब होता है लाइफ, लोगोस का मतलब होता है स्टडी, अध्ययन। तो इससे एक सिंपल सी डेफिनेशन निकल के आती है क्या? स्टडी ऑफ लाइफ। स्टडी ऑफ लाइफ, जीवन का अध्ययन ही क्या है? जीवन का अध्ययन ही क्या है? जीव विज्ञान है। जीवन का अध्ययन ही क्या है? जीव विज्ञान है। किसके जीवन का अध्ययन? किसके जीवन का अध्ययन? तो उसका आंसर होता है जंतु जीवन। जंतु जीवन आपके एनिमल लाइफ हो गई, मानव जीवन आपके ह्यूमन लाइफ हो गई, है ना, और पादप जीवन, पादप जीवन आपके प्लांट लाइफ हो गई। एनिमल लाइफ, ह्यूमन लाइफ और प्लांट लाइफ। ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर और अच्छा बनता है कि ये जो बायोलॉजी शब्द है, जैसे साइंस शब्द था वो एक लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से बना था, वैसे ये बायोलॉजी जो है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक शब्द है, ये एक ग्रीक वर्ड है। एक कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है, एक यूनानी शब्द है, एक यूनानी शब्द है। ठीक है, ये बात समझ में आई? बायोलॉजी एक कैसा वर्ड है? एक ग्रीक वर्ड है, एक यूनानी शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ, जीवन, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, अध्ययन। यानी बायोलॉजी की सिंपल सी डेफिनेशन क्या बनी? स्टडी ऑफ लाइफ। जीवन का अध्ययन ही क्या है? जीव विज्ञान है। किसका जीवन का अध्ययन? इसमें हम जंतुओं के जीवन का अध्ययन देखते हैं, इसमें हम मानव के जीवन का अध्ययन देखते हैं, इसी बायोलॉजी में हम पादप के जीवन का अध्ययन भी देखते हैं। प्लांट के लाइफ की स्टडी करते हैं, अपने ह्यूमन के लाइफ की स्टडी करते हैं कि ह्यूमन के बॉडी कैसी होती है, उनके पार्ट्स कैसे होते हैं, सेल क्या होता है, उनका क्या फंक्शन है, क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है। जंतुओं के जीवन का अध्ययन, है ना, जंतुओं में श्वसन होता है, डाइजेशन कैसे होता है, पाचन कैसे होता है, ये सब चीज़ें हम इसमें करते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, कुछ अच्छी बातें और देखते हैं। तो देखो दोस्तों, आगे हम कुछ अच्छी बातें देखें तो बायोलॉजी का आपने देखा। अब देखो बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। बायोलॉजी जिसको आपने क्या कहा? जीव विज्ञान। ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है, ये जो बायोलॉजी शब्द है, ये जो बायोलॉजी वर्ड है, ये किसने दिया? बायोलॉजी शब्द है, बायोलॉजी वर्ड है, ये किसने दिया? तो उसका आंसर होता है दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लेमार्क व ट्रेविरेनस। ट्रेविरेनस, लेमार्क और ट्रेविरेनस। लेमार्क व ट्रेविरेनस नाम के दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बायोलॉजी वर्ड, जीव विज्ञान शब्द दिया। कब दिया? 1802 में। कब दिया था? 1802 में दिया था। ठीक है। फिर बात आती है कि बायोलॉजी का फादर किसको कहा जाता है, जनक किसको कहा जाता है? तो उसका आंसर अभी अपने ने देखा था थोड़ी देर पहले, अरस्तु को किसको कहा जाता है?
एरिस्टोटल को कहा जाता है। अरस्तु को इंग्लिश में हम एरिस्टोटल कह देते हैं। फिर बात आती है कि ये जो बायोलॉजी है इसमें मेनली दो ब्रांच होती है, मुख्यतः दो शाखा में इसको अपने ने विभाजित कर दिया। एक होती है आपके जूलॉजी और एक होती है आपके बॉटनी। एक होती है आपके जूलॉजी और एक होती है आपके बॉटनी। जूलॉजी को अपने ने जंतु विज्ञान कह दिया या जंतु विज्ञान के नाम से इसको जानते हैं। बॉटनी को हम पादप विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों बातें समझ में आई होगी। देखिए मैं एक बार फिर इसके बारे में बता देता हूँ। बायोलॉजी है, इस शब्द के बारे में, ये जो बायोलॉजी शब्द है, ये जो बायोलॉजी वर्ड है, ये सबसे पहले किसने दिया था? लेमार्क व ट्रेविरेनस नाम के साइंटिस्ट ने। कब दिया था? 1802 में। बायोलॉजी जीव विज्ञान का जनक फादर किसको कहा जाता है? अरस्तु को, एरिस्टोटल को कहा जाता है। बायोलॉजी को अपने ने मुख्यतः दो शाखा में विभाजित कर दिया। एक होती है जूलॉजी जिसे हम बोलते हैं जंतु विज्ञान, और एक होती है बॉटनी जिसे हम कहते हैं पादप विज्ञान। यहाँ तक बात समझ में आई? आइए कुछ और अच्छी बातें देखते हैं। अब देखिए कुछ और अच्छी बातें हैं, वो क्या है? अपने ने देखा कि बायोलॉजी को दो ब्रांच में डिवाइड किया। एक है जूलॉजी जिसको अपने ने क्या बोला? जंतु विज्ञान बोला। जिसको अपने ने क्या बोला? जंतु विज्ञान। अब देखिए इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि इसका फादर किसको कहा जाता है, इसका जनक किसको कहा जाता है, जंतु विज्ञान का जनक कौन है, फादर कौन है? तो उसका आंसर होता है अरस्तु। क्या आंसर होता है? एरिस्टोटल। तो सर अभी तो आपने बताया था कि बायोलॉजी जीव विज्ञान का जनक अरस्तु है, और अब आप बता रहे हो जंतु विज्ञान जूलॉजी का फादर अरस्तु है। ऐसे कैसे? देखो बायोलॉजी जीव विज्ञान का पिता या जनक भी किसको माना जाता है? अरस्तु को। और जूलॉजी जंतु विज्ञान का पिता या जनक किसको माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। तो इसको आप ऐसा याद रखना, जीव जंतु अरस्तु। कैसे याद रखोगे? जीव जंतु अरस्तु। ठीक है। अब इस अरस्तु ने एक किताब लिखी थी। इसने क्या किया था? एक किताब लिखी थी, एक बुक लिखी थी। उस किताब का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। बुक का नाम क्या है? हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम नाम की किताब सबसे पहले किसने लिखी थी? अरस्तु ने लिखी थी। ठीक है, जिसमें जंतुओं के बारे में जानकारी थी। तो क्वेश्चन बनते हैं दो अच्छे। जंतु विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को। अरस्तु ने कौन सी ऐसी किताब लिखी थी जिसमें जंतुओं के बारे में अध्ययन है? तो उस किताब का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। यहां तक आनी समझ में आई? और देखते हैं कुछ अच्छी बातें। देखो दोस्तों, जूलॉजी देख लिया, बायोलॉजी को दो ब्रांच में डिवाइड किया था, जूलॉजी और बॉटनी। अब बॉटनी से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं। बॉटनी जिसे हम पादप विज्ञान कहते हैं, बॉटनी जिसे हम पादप विज्ञान कहते हैं, उससे भी रिलेटेड अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे। क्या क्वेश्चंस बनेंगे देखते हैं। वही पहला क्वेश्चन अपना कि बॉटनी का फादर यानी जनक किसको कहा जाता है? तो उसका आप आंसर क्या दोगे? थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। ठीक है, बॉटनी का फादर किसको कहा जाता है? थियोफ्रास्टस को। तो अब इस थियोफ्रास्टस ने भी ना कोई ऐसी किताब जरूर लिखी होगी जिसमें पादपों का अध्ययन किया होगा और उसके बारे में जानकारी दी होगी। तो उस किताब का नाम है हिस्टोरिया। किताब का नाम क्या है? हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या नाम है? हिस्टोरिया प्लांटेरम। ये बात समझ में आई दोस्तों आपको?
तो देखो मैंने अब तक आपको कितनी बातें बताई है। बायोलॉजी शब्द दिया था लेमार्क व ट्रेविरेनस ने। बायोलॉजी का जनक कहा जाता है अरस्तु को। बायोलॉजी को दो शाखाओं में अपने ने विभाजित किया, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। आपको मैंने बताया था, इसको ऐसे याद रखो, जीव जंतु अरस्तु, यानी जीव विज्ञान जंतु विज्ञान दोनों का पिता कौन है? अरस्तु। अरस्तु ने किताब लिखी जिसमें जंतुओं के बारे में अध्ययन किया गया था। उस किताब का नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। और पादप विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। उसने भी एक किताब लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम, यानी इस किताब में पादपों पर जो अध्ययन किया गया था उसके बारे में जानकारी थी। आई थिंक यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चले, आगे देखते हैं दोस्तों। ये मैंने बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ साइंटिस्ट बताए थे। इन साइंटिस्ट का नाम पूछ लिया जाता है, ये साइंटिस्ट किससे रिलेटेड है, ये साइंटिस्ट, ये वैज्ञानिक किससे संबंधित है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब आज के जो इंट्रोडक्शन की क्लास है उसमें हम एक छोटा सा टॉपिक उठाते हैं जिसका नाम है सेल। सेल, कोशिका। कोशिका, सेल अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है जो कि हम अच्छे से पढ़ेंगे, पर अभी हम उसके बारे में कुछ ऐसी बातें देखते हैं जो अपने हर चैप्टर में बार बार काम आएगी। तो अपना जो टॉपिक है उसका नाम है सेल। क्या नाम है? सेल। तो इंट्रोडक्शन की क्लास में अपने उठा रहे हैं सेल, जिसे हम कहते हैं कोशिका। जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका। देखो, कोशिका को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। कोशिका सेल की तुलना में घर के निर्माण के लिए जो ईंट होती है, ब्रिक होती है, उससे करता हूं। घर के निर्माण के लिए जो सबसे छोटी इकाई है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रिक बोलते हैं, ईंट बोलते हैं। ईंट से ईंट मिलकर पूरे घर का क्या होता है? निर्माण होता है। ईंट से ईंट मिलकर क्या होता है? पूरे घर का निर्माण होता है। ठीक है, वैसे ही अपने शरीर के निर्माण के लिए जो सबसे छोटी इकाई होती है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सेल। यानी अपने शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कौन सी है? तो उसका आंसर क्या होता है? सेल, कोशिका। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन क्या है? इसकी सिंपल सी डेफिनेशन होती है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है? तो उसका आंसर होता है सेल। मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी की वह सबसे छोटी इकाई जो मानव शरीर के पूरी संरचना में भाग लेती है और हर जो क्रिया हो रही है उसमें भी भाग लेती है, उसको हमने क्या बोल दिया? सेल। सेल से मिलकर पूरे शरीर का क्या होता है? निर्माण होता है। कैसे होता है देखते हैं। यहां तक बात आपको समझ में आई? सेल की तुलना, कोशिका की तुलना मैंने किससे की थी? ईंट से की थी। जिस प्रकार ईंट से पूरे घर का निर्माण होता है, उसी प्रकार कोशिका से पूरे शरीर का निर्माण होता है। कैसे होता है दोस्तों, वो देखते हैं। देखो, बात की मैंने सेल की, बात की मैंने किसकी? सेल की, कोशिका की। ठीक है, सेल, कोशिका। जब दो या दो से अधिक कोशिकाएं मिलती हैं तो किसका निर्माण होता है? तो उसका आंसर होता है टिश्यू का। किसका निर्माण होता है? टिश्यू का, उत्तक का। यानी मैं उत्तक को बोल सकता हूं ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल यानी ये क्या है? कोशिका का समूह है। दो या दो से अधिक कोशिकाएं मिलती हैं तो किसका निर्माण होता है? टिश्यू का। टिश्यू की डेफिनेशन क्या हुई? उत्तक की परिभाषा क्या हुई? ग्रुप ऑफ सेल। कोशिकाओं का समूह क्या है? उत्तक है। ठीक है, जब उत्तक आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? तो उसका आंसर होता है ऑर्गन का, अंग का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अंग का निर्माण होता है।
और जब अंग आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है, अंग तंत्र का निर्माण होता है। और इस प्रकार से क्या होता है? पूरे मानव शरीर, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन बॉडी, पूरे मानव शरीर ह्यूमन बॉडी का क्या होता है? निर्माण होता है। इस प्रकार से पूरे मानव शरीर का निर्माण होता है। तो देखो, पूरे मानव शरीर में सबसे छोटी इकाई थी जिसने पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था, वो कौन सी थी? सेल थी, कोशिका थी। दो या दो से अधिक कोशिकाएं मिलती हैं तब क्या बनते हैं? उत्तक बनते हैं। उत्तकों के जुड़ने से क्या बनता है? अंग बनता है। अंग के जुड़ने से अंग तंत्र बनता है और इस प्रकार से पूरे मानव शरीर का निर्माण होता है। अब अपना जो अंग तंत्र है, अपना जो ऑर्गन सिस्टम है, उसमें अपना हार्ट भी आता है, हृदय भी आता है, उसका अपना मस्तिष्क भी आता है, उसमें अपने फेफड़े लंग्स भी आते हैं, उसमें अपने गुर्दे किडनीज भी आती हैं, सारी चीजें आती हैं। और ये सारा अंग तंत्र एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक भी खराब हो जाता है ना तो शरीर काम करना बंद कर देता है। जैसे मान लो आपका हार्ट काम करना बंद कर दिया तो पूरा शरीर काम करना बंद कर देगा, व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। गुर्दे हैं, किडनीज हैं, अगर वो फेल हो गई है ना तो भी इंसान की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया तो भी इंसान की मृत्यु हो जाती है। सर वो तो उस समय कोमा में चला जाता है, बिल्कुल वो कोमा में चला जाता है। पर साइंस की डेफिनेशन में, साइंस के फील्ड में कोमा को बायोलॉजिकल डेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैविक मृत्यु कहा जाता है। यानी साइंस के फील्ड में अगर कोई व्यक्ति कोमा में चला गया है ना तो उनके हिसाब से ये व्यक्ति मर गया है। उस डेथ को वो क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल डेथ, जैविक मृत्यु। तो ब्रेन भी काम करना बंद कर दिया तो इंसान की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना एक स्ट्रक्चर बनता है। ये काफी बार पूछा गया है। कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? उत्तक। उत्तक के जुड़ने से किसका निर्माण होता है? अंग का। अंग आपस में जुड़ के, हर अंग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना, रक्त नलिकाओं के आदि के माध्यम से। तो उससे क्या होता है? आपके ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है और इस प्रकार से पूरे मानव शरीर का निर्माण होता है ना। रक्त परिसंचरण तंत्र अपने पूरे शरीर में होता है जो अंगों को जोड़ने का काम करती है, अपने एड़ी से लेके अपने मस्तिष्क तक। ठीक है, तो आई थिंक ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब देखो दोस्तों, मैंने एक अभी पॉइंट लिखा था। क्या पॉइंट लिखा? एक लाइन लिखी थी। देखो, एक लाइन लिखी थी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। तो अभी मानव शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है? सेल होती है, कोशिका होती है। ये बात मैंने अभी आपको बताई है। मानव शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है? सेल है, कोशिका है। ये बात अपने ने अभी अच्छे से देखी थी। अब इस एक डेफिनेशन से दो और क्वेश्चन बनते हैं। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। आपसे पूछ ले मानव शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है, तो आप आंसर दोगे कोशिका। अब इसका एक क्वेश्चन और बनता है। क्या बनता है? दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, और लास्ट में ह्यूमन बॉडी की जगह वर्ड लिखा हुआ आ जाए नर्वस सिस्टम। ह्यूमन बॉडी की जगह कौन सा वर्ड लिखा आ गया? नर्वस सिस्टम। यानी तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को हम क्या बोलते हैं? तो उसका आंसर होता है नर्व सेल्स, तंत्रिका, कोशिकाएं, और जिन्हें हम न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। जिनको किस नाम से जानते हैं? न्यूरॉन के नाम से। सर ये वर्ड थोड़ा कम समझ में आया है। देख लो क्या चीज है। देखो, मुझको भूख लगती है, मुझको प्यास लगती है,
मेरा शरीर का संतुलन बना हुआ रहता है, मैं भागता हूँ, दौड़ता हूँ, नाचता हूँ, तब मुझको दर्द का एहसास होता है, ठंडे गर्म का एहसास होता है, इन सब चीज़ों का एहसास हो रहा है। तो इसका मतलब अपने शरीर का कोई ना कोई ऐसा सिस्टम जरूर है जो इस चीज़ों का एहसास करवा रहा है। इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। यानी सूचनाओं और संदेशों को आदान प्रदान करने वाला शरीर का एक ऐसा समूह को हम क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। सूचनाओं और संदेशों को आदान प्रदान करने वाले शरीर के समूह को ही क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम कहते हैं। और ये जो तंत्रिका तंत्र जिन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है ना, उन कोशिकाओं को कहा जाता है तंत्रिका कोशिकाएं। नर्व सेल या नर्वस सेल भी इनको बोल देते हैं। और ये जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं ना, इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको संयुक्त रूप से जिस नाम से जाना जाता है उस नाम को हम बोलते हैं न्यूरॉन। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। तो ध्यान रखना, पेपर में कभी भी नर्व सेल लिखा हुआ नहीं आता है, तंत्रिका कोशिकाएं लिखा हुआ नहीं आता है। क्या लिखा हुआ आता है? न्यूरॉन लिखा हुआ आता है। न्यूरॉन का मतलब भी होता है तंत्रिका तंत्र जिन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उनको हम न्यूरॉन कहते हैं। तो कहने का मतलब है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? तो उसका आंसर है न्यूरॉन। और मानव शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है? तो उसका आंसर है सेल कोशिका। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन और मानव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई सेल कोशिका। ये दो क्वेश्चन समझ में आए। एक क्वेश्चन और बनता है, देखते हैं वो क्या है। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन अपने देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है? किडनी या गुर्दे। किडनी या गुर्दों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो उसका आंसर अपने को दोस्तों देना होता है नेफ्रॉन। क्या देना होता है? नेफ्रॉन देना होता है। अब ये क्या चीज है? नेफ्रॉन क्या चीज है? आइए दोस्तों देखते हैं नेफ्रॉन। देखो दोस्तों, मान लो ये आपकी क्या है? मान लो ये आपकी किडनी है। मान लो ये आपकी किडनी है, ठीक है। अब ये जो किडनी होती है ना, वो बहुत छोटी छोटी किडनी डक्ट से मिलकर बनी हुई होती है। किडनी डक्ट्स जिन्हें हम वृक्क नलिकाएं कहते हैं। अपनी जो किडनी है, गुर्दे हैं, उसको हिंदी में वृक्क के नाम से भी जानते हैं। इसको हम वृक्क भी कहते हैं। किडनी, वृक्क, गुर्दे एक ही बात है। ये जो किडनी है वो छोटी छोटी किडनी डक्ट्स है। किडनी डक्ट्स जिन्हें हम वृक्क नलिकाएं कहते हैं, वृक्क नलिकाएं कहते हैं, उनसे मिलकर बनी हुई होती हैं। और इन वृक्क नलिकाओं को हम संयुक्त रूप से किस नाम से जानते हैं? नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? नेफ्रॉन। जैसे तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई तंत्रिका कोशिकाओं को न्यूरॉन के नाम से जाना जाता है, वैसे ही इन वृक्क नलिकाओं को नेफ्रॉन के नाम से जाना जाता है। यहां तक कहानी आपको अच्छे से समझ में आई क्या? देखो, किडनी होती है, गुर्दे होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है? किडनी जो गुर्दे होते हैं उनका फंक्शन होता है, उनका कार्य होता है रक्त को शुद्ध करना। अपना जो हार्ट है, हृदय है, उसका काम है ब्लड को पंप करना, रक्त को क्या करना? पंप करना। इसलिए अपना जो हार्ट है, हृदय है, उसे मानव शरीर की पंपिंग मशीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंपिंग मशीन। जबकि जो किडनी है वो अपने ब्लड को, अपने रक्त को प्यूरिफाई करती है, शुद्ध करती है। अपने रक्त में उपस्थित यूरिया, यूरिक एसिड, ये जो हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, उनको यूरिन की फॉर्म में, मूत्र के रूप में अलग करने का काम कौन करती है? किडनी करती है। और किडनी जब फेल हो जाती है तो अपने क्या करवाते हैं? डायलिसिस करवाते हैं। अपने जब एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, उत्सर्जी तंत्र पढ़ेंगे, तब उसमें मैं आपको किडनी पढ़ाऊंगा, क्या फंक्शन है, कैसे काम करती है, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे उसको।
तो अभी आपको यही ध्यान रखना है कि जो किडनी है वो छोटी छोटी वृक्क नलिकाओं से मिलकर बनी है, किडनी डक्ट से मिलकर बनी है। उन किडनी डक्ट्स को हम संयुक्त रूप से किस नाम से जानते हैं? नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। लगभग 1,30,00,000 किडनी डक्ट्स होती है अपनी किडनीज में, और मनुष्यों में किडनीज पाई कितनी जाती है? एक जोड़ी होती है, यानी 2 किडनी होती है। एक फेल हो जाती है तो एक पे वो सर्वाइव कर सकता है, लेकिन दोनों ही फेल हो गई तो उस व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो यहां तक बात समझ में आई? तो देखो यही अपना क्वेश्चन था। क्या था कि किडनी, गुर्दे, या इसको मैं वृक्क भी लिख सकता हूं, वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है? तो उसका आंसर क्या होता है? नेफ्रॉन। उसका आंसर क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। तो तीनों क्वेश्चन अच्छे से आपको आई थिंक समझ में आ गए होंगे। मानव शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका, यानी मानव शरीर की वह सबसे छोटी इकाई कौन सी है जिसके कारण पूरे शरीर का निर्माण हुआ है? कोशिका। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, यानी तंत्रिका तंत्र की वह सबसे छोटी इकाई कौन सी जिससे तंत्रिका तंत्र का निर्माण हुआ है? न्यूरॉन। किडनी, गुर्दे या वृक्क की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, यानी सबसे छोटी इकाई कौन सी है जिसके कारण पूरी किडनी, गुर्दे या वृक्क का निर्माण हुआ है? तो उसका आंसर क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। यहां तक बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, आपने अच्छे से नोट भी कर लिया होगा। आइए देखते हैं अपने सेल से रिलेटेड कुछ और अच्छी बातें। देखिए दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था सेल, जिसे हम कहते हैं कोशिका, जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका। तो देखो पहला क्वेश्चन बनता है, ये जो सेल है इसका अध्ययन क्या कहलाता है? इसकी स्टडी क्या कहलाती है? इसकी स्टडी कहलाती है साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं हम? साइटोलॉजी। अब क्वेश्चन आता है, ये साइटोलॉजी शब्द किसने दिया था, वर्ड किसने दिया था? तो उस साइंटिस्ट का नाम था हर्टविग ने। किसने दिया था? हर्टविग ने। ये जो साइटोलॉजी शब्द है किसने दिया था? हर्टविग ने। कोशिका, इसका अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। ये जो साइटोलॉजी शब्द है किस साइंटिस्ट ने दिया था? हर्टविग ने दिया था। ठीक है। अब कहानी आती है कि फादर ऑफ साइटोलॉजी, साइटोलॉजी का जनक किसको कहा जाता है, या फादर ऑफ सेल, कोशिका का जनक किसको कहा जाता है? तो उस समय अपना आंसर होता है रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। रॉबर्ट हुक के बारे में हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। अभी आप इतना ही बात ध्यान रखो कि कोशिका का जनक फादर किसको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। और यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कौन है? तो उसका आंसर आप क्या दोगे? उसका आंसर आप दोगे A.K. शर्मा। क्या दोगे? A.K. शर्मा। बात समझ में आई दोस्तों? सेल, कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। सेल वर्ड, कोशिका शब्द दिया था किसने? हर्टविग ने। साइटोलॉजी, कोशिका का जनक किसको कहते हैं, या कोशिका विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। और फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कौन है? A.K. शर्मा। ये सारे क्वेश्चन जनरल कॉम्पिटिशन में पूछे गए हैं। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और हैं अच्छे क्वेश्चन इसके रिलेटेड, वो अपने देखते हैं। यहां तक कहानी दोस्तों अच्छे से समझ में आई आपके? ठीक है। अब बात आती है कि ये जो सेल है ना, इससे रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चन और बनते हैं। ये जो कोशिका है उससे रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चन और बनते हैं। क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन,
सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो उसका आंसर होता है माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम। क्या नाम है? माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम, जो कि एक जीवाणु, एक बैक्टीरिया की कोशिका होती है। भाई संसार में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो वो होती है जीवाणु की, और उसका नाम क्या है? माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम। क्या नाम है? माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम। इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम PPLO के नाम से भी जानते हैं, प्लूरोन न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्लूरोन न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसे हम PPLO के नाम से भी जानते हैं। इसे हम जोकर ऑफ एनिमल किंगडम या जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, इसे हम जंतु जगत, एनिमल किंगडम का मतलब हो गया जंतु जगत और प्लांट किंगडम का मतलब हो गया पादप जगत। इसे जंतु जगत का जोकर भी कहते हैं और इसे हम पादप जगत का जोकर भी कहते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या था? ब्रह्मांड की या पूरे संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो उसका आंसर होता है जीवाणु की, और उसका नाम है माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम। इसे हम प्लूरोन न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म PPLO के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ज्यादातर क्या होता है, ये वर्ड आ जाता है, ये वर्ड ना देके, है ना। इसे हम जोकर ऑफ एनिमल किंगडम, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। इसे हम जंतु जगत का जोकर, पादप जगत का जोकर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, जब अपने सेल डिटेल में पढ़ेंगे तब इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। अभी बस आप इतनी सी बात ध्यान में रखो, वरना टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। ठीक है, तो सर ये क्वेश्चन ऐसा भी तो बन सकता है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, बिगेस्ट सेल कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, बिगेस्ट सेल, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो उसका आंसर क्या दोगे? देखो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है ना, वो होती है अपने न्यूरॉन। कौन सी है? न्यूरॉन। अभी बताया था मैंने, तंत्रिका तंत्र का निर्माण जिन कोशिकाओं से हुआ है उनको हम तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं, और उनको संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता है? न्यूरॉन के नाम से जाना जाता है। तो जो सबसे बड़ी कोशिका है, बिगेस्ट सेल है, वो क्या है? न्यूरॉन है। क्या है? न्यूरॉन है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। अब देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। तो सर सबसे छोटी हो गई, सबसे बड़ी हो गई, तो सबसे लंबी, ठीक है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होगी ये बताओ। क्वेश्चन है अपना सबसे लंबी कोशिका। देखिए दोस्तों, इसका थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। सबसे लंबी कोशिका की हम बात करते हैं ना, सबसे लंबी कोशिका, तो उसका आंसर आता है न्यूरॉन। थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन, जबकि सबसे बड़ी कोशिका होती है ऑस्ट्रिच
एग, जिसे हम बोलते हैं शुतुरमुर्ग का अंडा। ये थोड़ी सी गलती हो गई थी, पर इसका करेक्शन कर लेना। वापस से देख लेते हैं, ब्रह्मांड में, संसार में सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? तो उसका आंसर होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। देखो, अंडा जो होता है, एक जो होता है, वो अपने आप में क्या है? एक कोशिका है। कोशिका का नाम ही अंडा है। जैसे आपने ने कहा ना कि भाई जीवाणु की कौन सी कोशिका? माइकोप्लाज्म गैलिक सेप्टिमा। वैसे अंडा अपने आप में एक कोशिका है। सबसे छोटा अंडा तो सबसे छोटी कोशिका, और सबसे बड़ा अंडा तो सबसे बड़ी कोशिका। तो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। तो ये क्या है? सबसे बड़ी कोशिका है। तो आंसर होता है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? ऑस्ट्रिच एग, जिसे हम बोलते हैं शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है? तो उसका आंसर क्या होता है? न्यूरॉन। यानी हमारा तंत्रिका तंत्र जिन कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। तो 3 क्वेश्चन आप अच्छे से कर लोगे। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म गैलिसेप्टिकमा, सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच एग, और सबसे छोटी कोशिका, तो उसका आंसर आप क्या, सबसे लंबी कोशिका, तो उसका आंसर आप क्या दोगे? ये न्यूरॉन। यहां तक कहानी आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आई होगी। अब देखो दोस्तों, 2 साइंटिस्ट के बारे में छोटी सी जानकारी ले लेते हैं। एक बात आती है रॉबर्ट हुक की, एक बात आती है किसकी? रॉबर्ट हुक की। तो देखो, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। किसने एक शब्द दिया था? कौन सा शब्द? सेल। किसने कोशिका शब्द के बारे में सबसे पहले बताया? सबसे पहले कोशिका शब्द किसने दिया? तो उसका आंसर भी क्या होता है? रॉबर्ट हुक होता है। जबकि साइटोलॉजी वर्ड है, वो सबसे पहले किसने दिया था? तो उसका आंसर होता है हर्टविग ने। ठीक है। फिर रॉबर्ट हुक से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले कोशिका को किसने खोजा? सबसे पहले कोशिका को किसने खोजा? तो उसका आंसर भी क्या होता है? उसका आंसर भी होता है रॉबर्ट हुक। कब की बात है ये? 1665 की बात है। ठीक है। और रॉबर्ट हुक ने जो सबसे पहले कोशिका खोजी थी, वो थी मृत कोशिका। वो कोशिका कैसी थी? मृत कोशिका थी, वो डेड सेल थी। और किस में खोजी थी? तो उसका आंसर होता है पादप में। और किस पादप में खोजी थी? तो उसका आंसर होता है कॉर्क नाम के पादप में। ये कॉर्क नाम का जो पादप होता है, इसकी लकड़ी से अपने महंगी महंगी जो वाइन्स होती है, शराब होती है, उनकी बोतल के ढक्कन बनाने में यूज करते हैं, कॉर्क नाम के पादप की लकड़ी से, है ना। तो इसमें उसने सबसे पहले क्या खोजी थी? कोशिका खोजी थी। और वो कोशिका कैसी थी? मृत कोशिका थी, डेड सेल थी। सबसे पहले 3 क्वेश्चन बनते हैं। देखो दोस्तों, रॉबर्ट हुक, इसे हम फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान का पिता भी कहते हैं। सबसे पहले कोशिका शब्द किसने दिया? इसी रॉबर्ट हुक ने। जबकि सबसे पहले साइटोलॉजी शब्द किसने दिया? हर्टविग ने। सबसे पहले कोशिका को किसने खोजा? रॉबर्ट हुक ने। कब खोजा? 1665। किस में खोजा? कॉर्क नाम के पादप में खोजा। और वो कोशिका कैसी थी? मृत कोशिका थी, डेड सेल थी। तो सर ये मृत कोशिका थी, तो क्वेश्चन ऐसे भी तो बन सकता है कि सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने खोजा? बिल्कुल बन सकता है। तो उसका आंसर होता है सबसे पहले जीवित कोशिका को खोजा था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, जिसे हम एवी ल्यूवेनहॉक के नाम से जानते हैं, या उसे शॉर्ट में ल्यूवेनहॉक ही कह देते हैं। तो सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने खोजा? ल्यूवेनहॉक ने। किसने खोजा था? ल्यूवेनहॉक ने। अब इस ल्यूवेनहॉक से रिलेटेड भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे बनते हैं देखते हैं। तो दोस्तों, साइंटिस्ट का नाम क्या है? साइंटिस्ट का नाम है ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक। ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं देखते हैं।
सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने खोजा? जीवित कोशिका को किसने खोजा? तो उसका आंसर है ल्यूवेनहॉक ने। जीवित कोशिका जिसे हम लिविंग सेल भी कहते हैं, सबसे पहले लिविंग सेल जीवित कोशिका को किसने खोजा? इसी ल्यूवेनहॉक ने खोजा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनता है, इसे हम जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहते हैं, यानी फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? तो उसका आंसर भी क्या होता है? ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद में आता है तीसरा क्वेश्चन, स्पर्म, शुक्राणु जो होते हैं, शुक्राणु मनुष्य में पाए जाते हैं और मनुष्य में भी सिर्फ मेल में, पुरुष में पाए जाते हैं। शुक्राणु की खोज किसने की थी? तो उसका आंसर भी क्या होता है? इसी ल्यूवेनहॉक ने की थी। चौथा क्वेश्चन आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की खोज किसने की थी? प्रोटोजोआ की खोज किसने की थी? तो उसका आंसर होता है इसी ल्यूवेनहॉक ने। और एक क्वेश्चन आता है, वो है अपने के इसने एक बुक लिखी थी, एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था द सीक्रेट ऑफ नेचर। सीक्रेट ऑफ नेचर, सीक्रेट ऑफ नेचर नाम की किताब भी किसने लिखी थी? इसी ल्यूवेनहॉक ने लिखी थी। बात समझ में आई दोस्तों? वापस से मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूं। ल्यूवेनहॉक, जिसका पूरा नाम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक होता है, एवी ल्यूवेनहॉक के नाम से हम जानते हैं, उसने सबसे पहले जीवित कोशिका को खोजा था। इसे हम जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहते हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। स्पर्म, शुक्राणु की खोज भी इसने की थी। शुक्राणु मनुष्य में होते हैं, सिर्फ मेल पुरुष में पाए जाते हैं। महिलाओं में अंडाणु होते हैं। ठीक है। प्रोटोजोआ की खोज भी किसने की थी? इसी ल्यूवेनहॉक ने की थी। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? सिंपल सा बता देता हूं। देखो, हम हैं वो भी एक प्रकार के जीव हैं, और हम कैसे जीव हैं? बहुकोशिकीय जीव हैं। बहुकोशिकीय मतलब हमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं, यानी एक से अधिक कोशिकाएं हैं, तभी तो हमारे अंदर उत्तकों का निर्माण होता है। दो या दो से अधिक कोशिकाएं मिलती है तो क्या बनता है? उत्तक, है ना। तो एक से अधिक कोशिकाएं जिन जीवों में पाई जाती हैं उन्हें हम बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं, मल्टी सेल्यूलर एनिमल बोलते हैं। परंतु वो जीव जिनमें सिर्फ एक कोशिका ही होती है, यानी जिनमें उत्तक नहीं होता है, उनको हम बोलते हैं एक कोशिकीय जीव, उन्हें हम बोलते हैं यूनिसेल्यूलर एनिमल। और जितने भी यूनिसेल्यूलर एनिमल है, एक कोशिकीय जीव है, उनको जिस संघ में, जिस फाइलम में रखा गया है, उस फाइलम का नाम क्या होता है? प्रोटोजोआ होता है। और इसी प्रोटोजोआ की खोज किसने की थी? इसी ल्यूवेनहॉक ने। बात समझ में आई? बाकी अपने एनिमल किंगडम जब पढ़ेंगे तब उसको अच्छे से देखेंगे। और इसने एक किताब लिखी थी, वो क्या थी? सीक्रेट ऑफ नेचर। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने आपको बायोलॉजी से रिलेटेड बताई, कुछ साइंटिस्ट बताए, सेल क्या होता है, सेल से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें जो कि जनरल कंपटीशन में बहुत बार क्वेश्चन बन के अपने सामने आई हुई है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिग्मा। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिकाएं। ऐसे हमने काफ़ी बातें देखी। कोशिका की खोज किसने की? कोशिका विज्ञान शब्द किसने दिया? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। तो यहाँ तक आपको अच्छे से बातें समझ में आई होगी, आई थिंक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में अपना टॉपिक होगा वो होगा ह्यूमन न्यूट्रिशन, जिसे हम बोलते हैं मानव पोषण। और उस मानव पोषण में हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।